नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु एजुकेशन बायर में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, भारत ने स्वदेशी तकनीक का प्रयोग कर 1000 किलोमीटर लंबे क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया है। कितना? तो 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया है। भारत ने क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम संचार नेटवर्क सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 2 वर्ष पूर्व ही प्राप्त की गई है और इसे अत्याधुनिक सुरक्षित संचार प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा इस उपलब्धि की घोषणा 9 अप्रैल 2026 को की गई। इस सफलता के साथ भारत अब उन अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो गया है जो क्वांटम अनुसंधान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। इस मिशन के लिए कुल 6300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो 2023 से 2030 से 31 के लिए है। इसका उद्देश्य देश में क्वांटम तकनीकों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र तैयार करना है, जिसमें अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। यह मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की प्रमुख सलाहों में से एक है। नेक्स्ट टॉपिक है, वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड जो है ये 38,424 करोड़ के उच्च स्तर पे पहुंच गया है। 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष 25-26 के दौरान भारत का रक्षा निर्यात अब तक का सर्वाधिक दर्ज किया गया है। इस दौरान 38,424 करोड़ का निर्यात किया गया है। यह उससे पहले वर्ष की तुलना में 14,802 करोड़ रुपए से 62.66% अधिक है। 14,802 करोड़ रुपया में इतना ज्यादा है, 14,802 और प्रतिशत में 62.66% अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने 2 अप्रैल को एक बयान में कहा, वर्ष 2024-25 के दौरान देश का कुल रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपया था। बयान के अनुसार रक्षा निर्यात में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों की हिस्सेदारी 54.84% रही, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 45.16% दर्ज की गई। रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए मेक इन इंडिया की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत के उन विजन को दर्शाता है जिसमें देश को शीर्ष रक्षा निर्यातक देशों में ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों ने 21,071 तथा निजी कंपनियों ने 17,353 करोड़ का निर्यात किया, जबकि इसके पहले साल यह आंकड़ा क्रमशः 15,233 तथा 8,389 करोड़ रुपए था। हालांकि ये इतना नहीं पूछेगा। वर्तमान में भारत 5 शीर्ष रक्षा आयातक देशों में शामिल है। इस समय भारत में निर्यात करने वाली कंपनियां 128 से बढ़कर के 145 हो गई है। भारत मिसाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। कई देश ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के इच्छुक हैं। अभी फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची है, फिलीपींस को। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया ने भारत से इस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता कर लिया है। इंडोनेशिया ने भारत से सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता कर लिया है, जो लगभग 3,000 करोड़ का सौदा है। नेक्स्ट टॉपिक है, चंबल अभयारण्य के 732 हेक्टेयर क्षेत्र को राजस्थान सरकार के अलग करने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के
32 हेक्टेयर क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने वाली राजस्थान सरकार की अधिसूचना पर 2 अप्रैल 2026 को रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि संरक्षित प्रजातियों के लिए आरक्षित किसी भी भूमि को गैर अधिसूचित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही राज्य सरकार के इस कदम को अवैध रेत खनन को बढ़ावा देने वाला करार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि घड़ियाल और कई अन्य जलीय जीव लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्य का निर्णय खनन को सुविधाजनक बनाने वाला है। खनन माफिया को डकैत करार देते हुए पीठ ने कहा है कि राजस्थान में खनन माफिया द्वारा उप विभागीय मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों सहित कई सरकारी अधिकारियों की हत्या तक की जा चुकी है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, ये 5400 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के पास चंबल नदी पर स्थित इस अभयारण्य को पहली बार 1978 में मध्य प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अब यह तीनों राज्यों की तरफ से संयुक्त रूप से प्रसारित एक लंबा और संकरा पारिस्थितिक आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट टॉपिक है लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना शुरू। लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा नामक पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत 24 मार्च 2026 को की गई है। स्विफ्तुक-फारका सिंधु नदी के तट पर लेह लद्दाख में शुरू की गई परियोजनाओं का उद्देश्य सिंधु नदी के किनारे स्थित बंजर भूमि का पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन करना, लद्दाख में हरित क्षेत्र ग्रीन कवर को बढ़ाना, अगले 2 वर्ष में हरित क्षेत्र को 1% से बढ़ाकर 5% तक पहुंचाना है। इस पहल के तहत स्थानीय प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे जैसे सी बकथॉर्न, इंडियन बिलो और ब्लैक पॉपुलर लगाए गए हैं। यह भारत में कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रेस्टोरेशन का अनोखा प्रयास है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में 2023 में MMR 24,700 दर्ज की गई। द लैंसेट पत्रिका में मार्च 2026 में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में लगभग 24,700 मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है, जिससे यह उन देशों में शामिल हो गया है जहां मातृ मृत्यु का बोझ अधिक है। यह अध्ययन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। हालांकि भारत के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 से 23 के अनुसार यह आंकड़ा 88 है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बेहतर पहुंच को दर्शाता है। विभिन्न डेटा स्रोतों और पद्धतियों के कारण इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन 1990 के बाद से भारत में MMR में लगभग 86% की कमी दर्ज की गई है, जो कि वैश्विक औसत 48 से काफी अधिक है। वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसमें नाइजीरिया, इथियोपिया, पाकिस्तान जैसे देश प्रमुख योगदान देते हैं।
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2023 के अनुसार दुनिया 204 देशों में कुल लगभग 2.4 लाख मातृ मृत्यु दर हुई और वैश्विक MMR 190.5 रहा, जबकि 104 देश अब भी MMR को 70 से नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। SDG का लक्ष्य 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर को 70 से नीचे लाना है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन सेट का दोलन परीक्षण पूरा। भारत ने स्वच्छ और सतत परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का सफल ऑसिलेशन ट्रायल मार्च 2026 में पूरा कर लिया है और इसकी पुष्टि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। यह परीक्षण अनुसंधान अभिकलन एवं मानक संगठन द्वारा किया गया है। इसमें ट्रेन की स्थिरता, सुरक्षा, कंपन, गति के अनुसार व्यवहार और यात्रियों के आराम का आकलन किया गया है। इस सफलता के साथ भारत जो है ये जर्मनी और जापान, चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच संचालित होगी और इससे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पूरी तरह देश में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देता है। इसके लिए जिंद में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र भी स्थापित किया गया है, जिससे ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह 10 कोच वाली ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जिसकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है और केवल जलवाष्प छोड़ती है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल है। फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली बनाती है, जिससे प्रदूषण और शोर दोनों कम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा कर देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बनने का नया इतिहास रच दिया है और इसके साथ ही उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड 8,930 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि के समय मोदी ने अपने सार्वजनिक नेतृत्व के 25वें वर्ष में प्रवेश किया और उनके लंबे और निरंतर राजनीतिक सफर को दर्शाता है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी नेतृत्व यात्रा शुरू की और 13 वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर रहते हुए राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मई 2014 में वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और तब से लगातार देश के नेतृत्व कर रहे हैं। इनकी चुनावी सफलता भी इस उपलब्धि का महत्वपूर्ण कारण रही है, क्योंकि उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव लगातार जीते हैं। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 वर्ष कार्यकाल पूरे किए और हाल के दशकों में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनकी मजबूत उपस्थिति है, जहां उनके यूट्यूब पर 30 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से अधिक तथा एक्स पर 106.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा।
जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। वो एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 12 से 13 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। उनकी यह पहली यात्रा अहमदाबाद, गुजरात व बेंगलुरु तक सीमित रही। जर्मन चांसलर की यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब 2025 में दोनों देशों की राजनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ थी तथा 2026 में दोनों के राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। गांधीनगर में महात्मा मंदिर में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल से निपटने के लिए आपसी रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने का निर्णय इस वार्ता में किया गया। भारत और जर्मनी के बीच सालाना व्यापार 50 अरब डॉलर से अधिक होकर पहले ही अपने सर्वोच्च स्तर पर है। भारत जर्मनी आर्थिक संबंधों का पूरी क्षमता से प्रयोग करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ स्वतंत्र व्यापार समझौते को दोनों पक्षों ने आवश्यक बताया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा व एआई आदि क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के 19 विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। डाक सेवा क्षेत्र व खेल विशेषता, हॉकी के क्षेत्र में सहयोग, सेमीकंडक्टर्स व दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में समझौते भी इसमें शामिल हैं। प्रमुख समझौते में 5 मिलियन यूरो का पनडुब्बी सौदा शामिल है। जर्मनी की थीसन ग्रुप और मंझगांव डॉक के बीच 6 स्टील पनडुब्बियों के लिए समझौता हुआ है। इस अवसर पर अहमदाबाद में जर्मनी के मानक वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 19 जनवरी 2026 को भारत की एक दिन की आधिकारिक यात्रा की। दोनों नेताओं के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार जो 2024-25 में 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है एवं आर्थिक सहयोग में हुई वृद्धि का दोनों नेताओं ने स्वागत किया। इससे उत्साहित होकर वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य दोनों पक्षों ने निर्धारित किया है। साथ ही इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया है कि वर्ष 2024 में दोनों देशों में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि ने दोनों देशों के कई क्षेत्रों में निवेश प्रवाह को और मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूएई का फर्स्ट अबू धाबी बैंक गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा स्थापित करेगा। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को प्रगाढ़ करते हुए एलएनजी खरीद का एक दीर्घकालिक समझौता संपन्न किया गया है, जिसके तहत यूएई 2028 से सालाना 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 10 वर्ष तक करेगा। दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। भारत यूएई मित्रता के अस्थायी प्रतीक के रूप में अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करने का निर्णय दोनों पक्षों ने वार्ता में किया। नेक्स्ट टॉपिक है
CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र का विशाखापट्टनम में उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 30 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र की तट आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। चार 4,550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निर्मित 32 करोड़ रुपए की सुविधा का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ये डाडा गांव ऋषिकोंडा विशाखापट्टनम में किया गया। यह केंद्र भारत के पूर्वी महाद्वीपीय मार्जिन के समुद्री भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षणों पर आधारित है। इसमें बाथिमेट्री मैपिंग और टेक्टोनिक अध्ययन, गहरे समुद्र की खोज और बंगाल की खाड़ी में मॉनसून अनुसंधान शामिल है। यह सुविधा अपतटीय तेल, गैस, हाइड्रोजन, कार्बन और समुद्र तल खनिज अन्वेषण का समर्थन करके राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है। यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में लिविंग रूट ब्रिज सहित 3 बौद्ध स्थल शामिल। भारत सरकार के प्रस्ताव पर यूनेस्को ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज सहित ओडिशा के जाजपुर और कटक जिले में रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों के डायमंड ट्रायंगल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने पर विचार के लिए अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। तो भारत सरकार के प्रस्ताव पर यूनेस्को ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज सहित ओडिशा का जाजपुर और कटक जिले में रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों के डायमंड ट्रायंगल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने पर विचार के लिए अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। 3 बौद्ध स्थलों को ओडिशा का हीरा त्रिकोण कहा जाता है, जो मौर्योत्तर काल की भारतीय कला की वास्तुकला और मूर्तिकला की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। 3 बौद्ध स्थलों को ओडिशा का हीरा त्रिकोण कहा जाता है और ये मौर्योत्तर काल की भारतीय कला की वास्तुकला और मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करता है। परंपरागत रूप से रत्नागिरी को कीमती रत्नों की पहाड़ी, उदयगिरी को उगते सूरज की पहाड़ी और ललितगिरी को लाल पहाड़ी कहा जाता है। ये तीनों स्थल स्तूपों, अवशेषों, मठों और भगवान बुद्ध तथा अन्य बौद्ध देवताओं की मूर्तियों के अवशेषों से भरे हुए हैं। अब देख लेंगे लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय में है। तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के लिए, जिसका नाम जिंगकिएंग जरी या लुई चराई कल्चरल लैंडस्केप है, सदियों से खासी और जयंतिया समुदाय द्वारा रबड़ फिग ट्री की लचीली जड़ों से विकसित किए जा रहे हैं। सदियों से खासी और जयंतिया समुदायों द्वारा रबड़ फिग ट्री की लचीली जड़ों से विकसित किए जा रहे हैं। ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो रबड़ फिग ट्री की लचीली जड़ों से बनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश में। ग्रीन यूरिया पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असागो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुडी
माडाका में आने वाले ग्रीन हाइड्रोजन हब में भारत की पहली बड़े पैमाने की ग्रीन यूरिया उत्पादन सुविधा को विकसित करने और चालू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन 2 फरवरी 2026 को हस्ताक्षर किए। यही है, इसमें कुछ वैसा खास नहीं है, तो ये सब को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और डीआरडीओ का सागर मैत्री मिशन। किनके बीच हुआ है? भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के बीच मिशन है सागर मैत्री। आईएनएस सागर ध्वनि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। भारतीय नौसेना द्वारा संचालित यह अनुसंधान पोत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, मालदीव व ओमान के साथ मिलकर समुद्री डेटा एकत्र करके तथा अनुसंधान एवं विकास करके दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करता है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ का सागर मैत्री मिशन आईएनएस सागर ध्वनि को सागर मैत्री पहल के 5वें संस्करण के लिए नौसेना की दक्षिणी कमान कोच्चि से 17 जनवरी 2026 को संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सागर मैत्री पहल का उद्देश्य हिंद महासागर रिम के 8 देशों ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया व म्यांमार के साथ लगातार वैज्ञानिक सहयोग करना है। आईएनएस सागर ध्वनि डीआरडीओ के एनओपीएल नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन किया गया तथा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया पोत है। इसे जुलाई 1994 में कमीशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2026 को डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार और अन्य 2026 डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार और अन्य 2026 के मामलों में आधिकारिक तौर पर मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इसने सभी स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड, जेंडर के हिसाब से अलग टॉयलेट और हाइजीन की सुविधाएं देने का आदेश दिया है और राज्यों तथा प्राइवेट संस्थानों द्वारा इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जस्टिस जेवी पारदीवाला और आर महादेवन के बेंच ने निर्णय सुनाया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इज्जत से जीने के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 और 14 के तहत जीवन, गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता, समानता और शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया है। इससे यह एक कल्याणकारी चिंता से एक बाध्यकारी संवैधानिक अधिकार में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 21 गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता। न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होने के कारण लड़कियों को कलंक, रूढ़िवादिता और अपमान का सामना करना पड़ता है, जो सीधे तौर पर गरिमा के साथ जीने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला गोवा दूसरा राज्य बना है। 7 फरवरी 2026 को गोवा राज्य वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला केरल के बाद
भारत का दूसरा राज्य बन गया है और इस एटलस में राज्य भर में पक्षियों के वितरण और घनत्व का विस्तृत डेटा शामिल है। इस कार्यक्रम में बर्ड्स ऑफ गोवा कोंकणी नामकरण ओलाक सुकनांची भी जारी किया गया है, जो स्थानीय भाषा में पक्षी जगत के दस्तावेजीकरण और लोकप्रिय बनाने में योगदान देता है। एटलस को गोवा के 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था और यह साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर गोवा के बढ़ते फोकस को दिखाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर। तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर 29 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से तमिलनाडु थूथुकुडी में नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क नामक एक स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्थापना की। यह एसपीवी थूथुकुडी में भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करेगा, जो बीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी तथा तमिलनाडु स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें दोनों की 50% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 17 से 19 फरवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा की शुरुआत मुंबई से हुई, जहां 17 फरवरी को श्री मोदी के साथ मिलकर भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष भारत व फ्रांस में नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति, अर्थव्यवस्था व शैक्षिक संबंधों में सहयोग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्नत साझेदारी व हॉरिजन 2047 रोड मैप के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के लिए विदेश मंत्री स्तर की वार्षिक वार्ता के लिए सहमति दोनों पक्षों में रही। कर्नाटक में बेमगल में एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का दोनों शासन प्रमुखों ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए भारत की BAL व फ्रांस की सफरान, भारत का है BEL और फ्रांस का सफरान के बीच एक संयुक्त उपक्रम के लिए भी सहमति वार्ता में बनी। भारत और फ्रांस के बीच डबल टैक्स एवॉइडेंस के लिए एग्रीमेंट में संशोधन करने को सहमति बनी। क्रिटिकल मिनरल्स व मेटल्स में आपसी सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के कुल मिलाकर 21 समझौतों पे हस्ताक्षर हुआ है और इसमें प्रमुख समझौतों में 26 राफेल मरीन विमानों की खरीद, 10 वर्ष के लिए रक्षा सहयोग का नवीनीकरण, महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, AI अनुसंधान, एरोनॉटिक्स में कौशल विकास शामिल है। 18 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI हेल्थ का उद्घाटन भी उन्होंने किया। नेक्स्ट टॉपिक है ब्राजील के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। ब्राजील के राष्ट्रपति
लुइज इनासियो लूला द सिल्वा का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा की और 5 दिन की उनकी इस यात्रा का उद्देश्य नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सेदारी के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों में जुड़े भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का था। नई दिल्ली पहुंचने पर उनकी आगवानी विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा ने की। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ये सब छोड़ देंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि भारत मार्कोसुर व्यापार समझौते के विस्तार से आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होने का विश्वास दोनों पक्षों ने वार्ता में व्यक्त किया है। तो ब्राजील के साथ होता है मार्कोसुर। टेक्नोलॉजी व इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को दोनों देशों के लिए ही नहीं पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण दोनों पक्षों ने बताया है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 10 समझौते का आदान प्रदान वार्ता के पश्चात हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति प्रहार। आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश में पहली आतंकवाद रोधी नीति जिसे प्रहार नाम दिया गया है 23 फरवरी 2026 को जारी की गई है। इसमें आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर आधारित एक बहुस्तरीय रणनीति तय की गई है जो खुफिया जानकारी के आधार पर चरमपंथी हिंसा की रोकथाम और उसे निष्क्रिय करने पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन। पूर्वी नागालैंड के लिए अलग प्रशासनिक निकाय के रूप में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए नागालैंड सरकार ने ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौते पर केंद्र सरकार ने साक्षात्कार 5 फरवरी 2026 को किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों लुएन सांग मोन किपहिरे लोंग नोकलक व समाटोर के लिए सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण का गठन किया गया है। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मपुत्र पर बनेंगे भारत के पहले नदी तटीय लाइट हाउस। पतन पोत परिवहन जलमार्ग केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 मार्च 2026 को लचित घाट गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी। ये एक अंतर्देशीय जलमार्ग पर भारत के पहले नदी तटीय लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ है जो देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्गो और यात्री गलियारों में से एक पर नौवहन सुरक्षा और 24x7 संचालन क्षमता में एक बड़ी उन्नति का प्रतीक है। संयुक्त परियोजना की लागत लगभग 84 करोड़ है। परियोजना का विवरण है NW2 के साथ रणनीतिक रूप से स्थित बोगीविल जो कि डिब्रूगढ़ जिला दक्षिण तट बोगीविल डिब्रूगढ़ जिला दक्षिणी तट।
पांडु कामरूप मेट्रो जिला दक्षिण तट, सिलघाट नगांव दक्षिण तट, विश्वनाथ घाट विश्वनाथ जिला उत्तरी तट। इन प्रकाश स्तंभों की ऊंचाई 20 मीटर, भौगोलिक सीमा 14 समुद्री मील और प्रकाशमान 8 से 10 समुद्री मील होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन मेथनॉल संचालित पोत के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। पहले स्वदेशी ग्रीन मेथनॉल संचालित पोत के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 18 मार्च 2026 को मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ एक ऐतिहासिक अनुबंध किया है। ये समझौता जो है ये 3000 DWT डेडवेट टेनेज ग्रीन मेथनॉल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म सप्लाई के निर्माण और वितरण के लिए है। यह भारत में स्वदेशी रूप से बनाया जाने वाला पहला मेथनॉल ड्यूल फ्यूल जहाज है जो देश के समुद्री इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर है। इस जहाज में एक उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली है जिसे वैकल्पिक ईंधन के रूप में मेथनॉल पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रीन मेथनॉल का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के उत्पादन को काफी कम कर देगा जिससे स्वच्छ समुद्री संचालन का समर्थन होगा। यही सब है, कुछ खास नहीं है इसमें। ये देख सकते हैं मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के साथ भारतीय बेड़ों के आधुनिकीकरण के लक्ष्य का समर्थन करता है। मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 कार्बन तटस्थ और तकनीकी रूप से उन्नत समुद्री क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक रोड मैप के साथ संरेखित है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है भारत के व्यापक ऊर्जा संक्रमण और नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता का पूरक है। अरलाम वन्यजीव अभयारण्य का नाम अरलाम बटरफ्लाई अभयारण्य। केरल सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 26 जनवरी में अरलाम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल करके अब इसे अरलाम बटरफ्लाई अभयारण्य घोषित किया है। यह केरल का पहला समर्पित तितली अभयारण्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रजाति विशिष्ट संरक्षण को बढ़ावा देना और अरलाम क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थिति को संरक्षित करना है। यह नाम परिवर्तन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 18(1) के तहत SRO नंबर इतना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना 1984 में उस आदेश में संशोधन करती है जिसके अंतर्गत अरलाम फार्म क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, कुछ ये नहीं है, बस नाम बदला गया है। बस ये देख लेंगे कि किस जिला में है, तो केरल के कन्नौर जिले में है और लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों से आच्छादित है। यह अभयारण्य बड़ी मात्रा में तितलियों के आवास व मॉडलिंग व्यवहार मतलब कीचड़ में तितलियों का जुटना के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यह अधिसूची 1 के अंतर्गत रक्षित स्लेंडर लोरिस का भी आवास है। अरलाम की सीमाएं कर्नाटक के ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, कोट्टियूर अभयारण्य और उत्तर वायनाड वन प्रभाग से जुड़ती है। पिछले 25 वर्षों में किए गए गहन सर्वेक्षण में अरलाम में अद्भुत तितली विविधता दर्ज की गई है। केरल में 327 तितलियों में से 266 केवल अरलाम में पाई जाती है। केरल में टोटल 327 तितली प्रजातियों में से 366 केरल में ही
ये केरल के अरलाम में पाया जाता है। नेक्स्ट है मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु में तीव्र गति से फैल रही प्रोसोपिस जूलीफलोरा को हटाने के लिए निर्देश। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में तीव्र गति से फैल रही प्रोसोपिस जूलीफलोरा को हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। हटाने के लिए कितना 34 महत्वपूर्ण निर्देश दिया है मद्रास उच्च न्यायालय कहाँ तमिलनाडु में। प्रोसोपिस जूसीफोरा एक झाड़ी या छोटा पेड़ है जो कि फेबेसी परिवार से संबंधित है और इसे सामान्यतः मेस्क्वाइट कहा जाता है। यह मूल रूप से मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र का पौधा है।